नमस्कार साथियों। अपना भारतीय संसद के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। दोस्तों, आज ये भारतीय संसद का सेकंड वीडियो है। इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हमने भारतीय संसद से संबंधित जो बेसिक बातें थी उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन का प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित को चुनिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको असुमेलित जो कथन है वो देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है, भारत में कानून निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था जिसे अपन क्या कहते हैं, संसद। तो दोस्तों, संसद का आप जानते हैं प्रमुख कार्य कानून निर्माण करना ही है। और भारत में कानून निर्माण करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वो संसद है। राज्य स्तर पर बात की जाए कि राज्य स्तर पर कानून निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तब आपका आंसर आएगा राज्य का विधानमंडल। सेकंड ऑप्शन है, भारत का सबसे बड़ा कानून या विधि अधिकारी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है महान्यायवादी। तो ये भी आपका सही कथन है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो न्यायिक अधिकारी है वो न्यायिक अधिकारी कौन है, तो अब आपका आंसर आएगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन है, भारत का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी कोई है तो वो कैग है, जो पब्लिक अकाउंट की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करता है। तो उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी बताया गया था। लेकिन ये महज एक कथन है, इसे संवैधानिक मान्यता नहीं है। और हमें यहाँ पे असुमेलित को छाड़ना है। तो यहाँ पे आपका जो असुमेलित है वो यही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की मान्यता के अनुसार भारत का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी कैग नहीं है। वो कौन है, राष्ट्रपति है। अगर भारत का प्रमुख संवैधानिक संरक्षण अधिकारी पूछा जाता तब भी आंसर आपका राष्ट्रपति आता। और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी बताया, तब आपका आंसर आएगा कैग। तो ये सभी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से प्राप्त होती हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दोस्तों आपको ये पूछा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, और ये अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, उसके अनुसार केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, हम जो निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग 14 में, जिसका उल्लेख आर्टिकल भाग 15 में 324 से लेकर के 329 कै तक पढ़ते हैं। वहाँ पे देखो आर्टिकल जो 326 है, ये आर्टिकल 326 ये कहता है कि लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर होगा, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। और वो भी कौन सी प्रणाली के आधार पर, वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर। लेकिन उसमें आर्टिकल 326 में कहीं भी ये उल्लेखित नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है, अगर उनको लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तो वो किस आधार पर निर्वाचित होंगे। इसीलिए संसद ने एक कानून बनाया, और ये कानून कब बनाया गया था, 1965 में। तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे वो भी प्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित होंगे। इस बात का उल्लेख कौन सा अधिनियम करता है, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 करता है। दोस्तों, यहाँ पे 1951 जो है, 1951 ये बताता है कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना था 1951 में, वो भी इसी से संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन नहीं आता है, उसका उल्लंघन करता है उसके प्रावधानों का, तो वो संसद के किसी भी सदन का या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनने के योग्य नहीं रहेगा। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से यहाँ पे आशय है कि जैसे संविधान का जो आदर्श हैं, उसकी संस्थाएं हैं, इसके अलावा जो भी कुप्रथाएं हैं, अगर उनको प्रोत्साहित करता है, अगर उसको सपोर्ट करता है, तो उस व्यक्ति को संसद का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं रहेगा। 1971 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें राष्ट्रीय गौरव तथा अपमान निवारण अधिनियम से संबंधित बातें हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर कोई संविधान के आदर्श का या संविधान की संस्थाओं या संविधान का उल्लंघन करता है तो वो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत आता है और वो संसद का सदस्य अब नहीं बन सकता है। 1999 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले मतदाता की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संशोधन के तहत की गई थी, 61वें संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी। और ये कब हुआ था, 1988 में। लेकिन ये लागू कब हुआ, 28 मार्च 1989 को। तो इसीलिए 1989 भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ष है
कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संशोधन के तहत की गई थी 1989 में, क्योंकि एक कानून बन तो गया था 88 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 28 मार्च 1989 को। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान का कौन सा संसदीय क्षेत्र लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पर असंगत है? तो दोस्तों एक ये लॉजिकल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बीकानेर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, बीकानेर, धौलपुर, करौली और भरतपुर, यहाँ पे ये राजस्थान के सारे संसदीय क्षेत्र हैं और राजस्थान में यहाँ पे ये SC के लिए रिजर्व सीट है। जबकि आप देखते हैं कि उदयपुर है, उदयपुर जो संसदीय क्षेत्र है वो ST के लिए क्या है? रिजर्व है। तो इसीलिए यहाँ पे लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पर जो असंगत है वो कौन सा है? उदयपुर है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? डी। आप जानते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति को आरक्षण प्राप्त है, वो आर्टिकल 330 के तहत प्राप्त है। तो राजस्थान में भी कुल 25 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 7 सीट रिजर्व हैं, जिसमें से 4 सीट SC के लिए रिजर्व हैं और 3 सीट किसके लिए हैं? ST के लिए। दोस्तों 4 सीट जो SC के लिए रिजर्व है वो कहाँ से हैं? बीकानेर से, धौलपुर करौली से, भरतपुर से और गंगानगर हनुमानगढ़ से। इसके अलावा जो 3 सीटें ST के लिए रिजर्व है वो उदयपुर से, दौसा से और डूंगरपुर बांसवाड़ा से। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान से केंद्र शासित प्रदेशों से कुल कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो दोस्तों आप जानते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। 245 में निर्वाचित कितने होते हैं? 233 और मनोनीत कितने हैं? 12 सदस्य। यहाँ पे बात किसकी पूछी है? निर्वाचित की। तो 233 जो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्य से कितने हैं? पहले जो व्यवस्था थी वो 229 प्लस 4 थी, 229 राज्यों से और 4 किससे? केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे ही 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो गया और इसी के साथ एक लद्दाख है वो भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गया। तो वर्तमान में यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 4 तो पहले से ही हैं, 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की जो सदस्य संख्या थी वो 4 थी। अब 4 में से 3 तो जम्मू कश्मीर के लिए रह जाएगी और 1 किसके लिए आ जाएगी? लद्दाख के लिए। तो टोटल यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व हो जाएगा राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का वो 8 सीटों का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 8 सीटों का। तो दोस्तों राजस्थान से राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कुल कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो आपका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 3 और लद्दाख से 1। क्योंकि आपने 84वां संविधान संशोधन पढ़ा है, तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसको कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो वो पहले से 4 जम्मू कश्मीर के पास, तो वो 4 की 4 उनको रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के बारे में असंगत कथन कौन सा है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये बिल्कुल आपका सही कथन है। और ये जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करने का पावर रखता है, ये कौन कौन से क्षेत्र से करता है? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ये 4 ही ऐसे क्षेत्र हैं और इन क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को इसका विशिष्ट ज्ञान है या उसका व्यवहारिक अनुभव रखता है तो उस व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। तो ये भी आपका सही कथन है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों का वहाँ पे बहुमत देखा जाता है और 2/3 बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होता है। तो वहाँ पे मनोनीत या निर्वाचन का कोई मतलब नहीं है, तो मनोनीत सदस्य भी वहाँ पे भाग लेते हैं। ये भी सही कथन है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भी हिस्सा होते हैं। ये यहाँ पे आपका असंगत कथन है। दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो आपका सही कथन जो असंगत कथन है वो है डी। तो सही आंसर भी कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान से राज्यसभा में अब तक कुल कितने सदस्य मनोनीत हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 और 1 का अगर नाम पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा नारायण सिंह माणकलाव। तो राजस्थान से राज्यसभा में राज्यसभा में मनोनीत होने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? नारायण सिंह माणकलाव है। और ये जो नारायण सिंह माणकलाव हैं ये किस क्षेत्र से मनोनीत हुए थे? क्योंकि 4 ही क्षेत्रों से मनोनीत हो सकते हैं,
या तो साहित्य या कला या विज्ञान या समाज सेवा। तो ये कौन से थे? सोशल सर्वेंट, यानी कि समाज सेवाएं उससे क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे। इनका कार्यकाल क्या रहा था? 2003 से लेकर के और 2009 तक। समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? तंबाकू मुक्त अभियान चलाया था। तो इसलिए इनको समाज सेवा क्षेत्र से मनोनीत किया गया था नारायण सिंह माणकलाव को 2003 से 2009 के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राज्यसभा सदन में किस वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि राज्यसभा एक उच्च सदन है और उस सदन का मतलब यहाँ पे है कि वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, न कि राज्य का। क्योंकि राज्यसभा का सदस्य होता है वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का नहीं होता है, वो पूरे राज्य का होता है। जैसे राजस्थान का सांसद है, राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य है, गुजरात से है, दिल्ली से है, लेकिन पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि राजस्थान से वो अजमेर से है, राजस्थान से वो भीलवाड़ा से है, ऐसे नहीं होता है। वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप जानते हैं कि राज्य का कोई धर्म, जाति या मजहब नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे राज्यसभा सदन में किसी भी वर्ग को कोई आरक्षण प्राप्त नहीं होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, किसी भी वर्ग को कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राज्यसभा सदन की अधिकतम सदस्य संख्या रखने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या यूपी रखता है और यूपी में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 31 है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 19 है। तीसरे नंबर पे आप जानते हैं कि तमिलनाडु है और तमिलनाडु में कुल कितनी सीटें राज्यसभा की? 18 सीटें। चौथे नंबर पे पश्चिमी बंगाल और बिहार है जिसमें कितनी कितनी सीटें? 16 सीटें। लेकिन यहाँ पे देखो न तो यूपी है, न महाराष्ट्र है, न तमिलनाडु है और न ही पश्चिमी बंगाल और बिहार है। तो तेलंगाना में जो कुल सीटें हैं राज्यसभा की वो 7 हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 11 हैं, गुजरात में भी 11 हैं और उड़ीसा में कितनी है? 10 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी और सी दोनों आएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों में बराबर है। और इस पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिनसे राज्यसभा सदन की सदस्य संख्या 11 नहीं है? तो उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, जैसे आंध्र प्रदेश आ गया, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश आ गया और राजस्थान आ गया। तो देखो राजस्थान से 10 ही सीट है राज्यसभा की, आंध्र प्रदेश से 11, गुजरात से 11 और मध्य प्रदेश से भी 11 सीट है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्यसभा सदन के सदस्यों की निर्वाचन के बारे में असंगत प्रावधान कौन सा है? तो उनके चुनाव के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर ही निर्वाचित होते हैं। तो ये आपका सही कथन है। 28 अगस्त 2003 से राज्यसभा के सदस्य खुली मतदान प्रणाली के आधार पर निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों? खुली मतदान प्रणाली से यहाँ पे आज से क्या है? खुली मतदान प्रणाली से यहाँ पे आज से कि अगर राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन में जो भी कोई मतदाता भाग ले रहा है वो वोट डालने के बाद अपनी पार्टी के एजेंट को वोट दिखाना उसको आवश्यक होता है। अगर उसने अपनी पार्टी के एजेंट को वोट नहीं दिखाया तो उसका वोट कैंसिल हो जाएगा, या फिर किसी अन्य पार्टी के एजेंट को वोट दिखा दिया तो भी उसका वोट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वोट डालने के बाद वोट को दिखाना जरूरी है और वो भी केवल अपनी पार्टी के एजेंट को, किसी दूसरी पार्टी के एजेंट को दिखाना आवश्यक नहीं है। अगर दूसरी पार्टी के एजेंट को दिखा दिया तो उसका वोट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रणाली 28 अगस्त 2003 से अस्तित्व में। राज्यसभा, तो ये भी सही कथन है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में विधानमंडल के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में केवल और केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधानमंडल में तो विधान परिषद भी शामिल आ गया और उसमें राज्यपाल भी शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे केवल विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो ये आपका असंगत कथन हो गया और ये आपका राइट आंसर है सी। राज्यसभा के आदेश क्रमांक 1952 के तहत एक व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और 1/3 सदस्य कार्य ग्रहण करेंगे। तो ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सी। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से सुमेलित को छाटिए दोस्तों। तो सुमेलित का मतलब यहाँ पे देखो राज्यसभा को अपन क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, उप सदन। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है। चाहे सरकार अलग मत में आए, चाहे प्रधानमंत्री सिफारिश करे, तो भी इसको भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा सदन है, स्थायी सदन है। और स्थायी सदन की इसकी जो मान्यता है वो कौन से आर्टिकल से प्राप्त है? आर्टिकल 83 से, क्योंकि आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि है
तो वहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल केवल 5 साल है और राज्यसभा एक क्या है, स्थायी सदन है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इस बात का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है, तब आपका आंसर क्या आएगा 83। यहाँ पे राज्यसभा को द्वितीय सदन क्यों कहा गया है, क्योंकि राज्यसभा का लोकसभा सदन की तुलना में महत्व कम है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसको प्राथमिकता दे रखी है, उसको एक नंबर पर रखा जाता है, इसीलिए लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन। क्योंकि अगर सरकार का निर्माण होता है तो वो लोकसभा के बहुमत के आधार पर होता है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो लोकसभा में लाया जाता है, विश्वास मत पर मतदान करवाना होता है तो भी लोकसभा करती है, बजट पर मतदान करवाना है तो भी लोकसभा करेगी, धन विधेयक को रखना है लोकसभा में रखना है, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। तो इसलिए यहाँ पे राज्यसभा द्वितीय सदन और लोकसभा क्या है, प्रथम सदन है। राज्यसभा उस सदन है क्योंकि राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और साथ ही आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से तो निर्वाचित होंगे और ये राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसको उस सदन कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन है। निम्न सदन क्यों है, तो लोकसभा को हमने निम्न सदन क्यों कहा, क्योंकि ये सीधा जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके सदस्य हैं वो वैश्विक मताधिकार प्रणाली के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। प्रथम सदन आपको बताई दिया कि इसकी प्राथमिकता दी गई है। अस्थायी क्यों है, क्योंकि इसको भंग किया जाता है, अगर सरकार अल्पमत में आ जाती है तो लोकसभा भंग हो सकती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश कर देता है लोकसभा को भंग करने की, तो भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। राज्यसभा का देखो पहले जो नाम था वो राज्य परिषद था, स्टेट काउंसिल ऑफ, तो स्टेट काउंसिल था और इसका नाम केंद्रीय विधानसभा था। तो यहाँ पे 1954 के बाद राज्य परिषद का नाम बदलकर क्या कर दिया, राज्यसभा, और केंद्रीय विधानसभा का नाम क्या कर दिया, लोकसभा। तो दोस्तों ये भी आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, तब आपका आंसर आएगा 1919। 1919 से पहले केवल एक सदनीय व्यवस्था थी, केंद्रीय विधान परिषद। 1919 के अधिनियम में ये द्विसदनीय व्यवस्था अस्तित्व में आई, एक केंद्रीय विधानसभा बन गया और एक राज्य परिषद बन गया। और फिर 1954 में संविधान लागू होने के बाद इनका नाम बदल दिया गया, राज्य परिषद से राज्यसभा और केंद्रीय विधानसभा से लोकसभा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, ये महज केवल 10 क्वेश्चन ही नहीं है, इसका हर एक ऑप्शन है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो दोस्तों आप प्रत्येक फैक्ट को अच्छे से और ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, धन्यवाद।